दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला RIDF का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं सबको आप नोट करिए और उसको रिवीजन करते रहिए। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो RIDF का फुल फॉर्म बताना है। आपके पास ऑप्शंस है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोरम, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, या रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, या रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड। चलिए मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF का फुल फॉर्म। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बताने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मैंने लिख रखा, इन सब बिंदुओं को भी आपको नोट करना है। RIDF 1995-96 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तहत 2000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ इसे बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है, RIDF इसके बारे में आपको याद रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ETM का पूर्ण रूप क्या है। देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो सबको मालूम होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, UPSC का पूरा नाम क्या है। तो ये तो सबको पता होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस है, यूनाइटेड पब्लिक सिक्योरिटी कमीशंस, यूनाइटेड पावर एंड सिक्योरिटी कमीशंस, यूनाइटेड प्राइवेट सर्विस कमेटी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो जो आप सोच रहे हैं वही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी कुछ बता देता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। UPSC के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर ही कार्यकाल से कार्यमुक्त किया जाता है। कार्यकाल क्या होता है UPSC के अध्यक्षों का? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। या तो वो अपने कार्यवर्ग करते करते 6 वर्ष हो जाए या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो उसकी कार्यमुक्त किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है IADP का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्लांट, या इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लांट प्रोजेक्ट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ भी आप देख सकते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे पैकेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है बिंदु, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को बीज एवं उर्वरक हेतु ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2023 में F का क्या अर्थ है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक अधिनियम पारित किया गया था FRBM। इसमें F का मतलब पूछ रहा है फुल फॉर्म। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिस्कल, यानी इसका अगर हम पूरी बात करें तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगस्त 2023 में इस अधिनियम को पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, कब आया था? 2003 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, इस चीज़ को नोट करते रहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न कह रहा है कि खेलों से संबंधित में नाडा का पूर्ण रूप क्या है। नाडा NAD है। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, नेशनल ऑटोनोमस स्टॉपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल ऑटोनोमस डोपिंग एसोसिएशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये क्या करती है? ये जो एजेंसी है, देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख रखा है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। यह भारत का एक राष्ट्रीय संगठन है
जो सभी रूपों से खेलों में डोपिंग नियंत्रण करता है और निगरानी रखने का जिम्मेदारी इसके पास ही होती है। इसकी स्थापना नवंबर 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि खेलों से संबंध में वाडा का क्या अर्थ है। देखिए, जैसे नाडा वैसे ही वाडा। वाडा क्या करता है, बस एन की जगह वहाँ पर नेशनल था, यहाँ डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा। बस इस दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको दिख चुका होगा, ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करती है, यह जो है वन राष्ट्रीय थी, ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। वाडा, वाडा बोले तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसकी रचना और वित्त पोषण खेल दुनिया के द्वारा सरकारों द्वारा किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो है कनाडा में स्थित है। ठीक है, और बताइए आपकी नाडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए, तो आपके पास 4 ऑप्शंस भी है, नेशनल करेक्शन रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ क्रिमिनल है और यहाँ क्राइम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये क्या करती है, यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी द्वारा परिभाषित अपराध डेटा को एकत्र करती है और उसका विश्लेषण करती है। ठीक है, तो इसका जो होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरपीजी का पूर्ण रूप क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रैंडम प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोसेस जनरेटर, रैंडम प्रोसेस जनरेटेड। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिपोर्ट प्रोसेस जनरेटर। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गलत हो गया, ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है आरपीजी? आरपीजी एक कंप्यूटर में यूज किए जाने वाली एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अन्य भाषा कुछ हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है, जैसे पाइथन, जावा, C+। ये भी उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, जिसे 1959 में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में यूज किए जाने वाली एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आरपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, देख सकते हैं आप सभी, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे आई से इंश्योरेंस, आइडेंटिटी, इंटरफेस। तो भीम यूपीआई में आई का जो भीम में आई है उसका अर्थ है हमारा इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक ऐसा ऐप है जो आपको यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके सरल आसान भुगतान लेन देन करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। जब आप किसी नेट बैंकिंग करते हैं ना, नेट से, मोबाइल से, तो वह भीम यूपीआई के ज़रिए ही हो पाता है। ठीक है, तो भीम यूपीआई में आई का अर्थ होता है इंटरफेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में आईएफएससी में एफ का अर्थ क्या होता है। आप बैंक में गए होंगे, अपना जो अकाउंट पासबुक होता है उसमें देखे होंगे आईएफएससी कोड लिखा होता है, तो उसमें एफ का क्या अर्थ है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो एफ से फंक्शनल, फोरम, फिजिकल, फाइनेंशियल, इस चारों में से कौन सा अर्थ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है फाइनेंशियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आईएफएससी का अर्थ मैं बता दूं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है, जिसमें आई का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल। जो इसका है राइट आंसर है। यह एक 11 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें लेटर्स भी हो और नंबर्स भी हो। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक शाखाओं की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, कि वह कौन सी बैंक शाखा है। ठीक है, तो आईएफएससी कोड इसका में एफ का अर्थ हो जाएगा फाइनेंशियल। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।